भारत की एग्रीकल्चर पॉलिसी और भारत का एग्रीकल्चर इकोसिस्टम दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चर इकोसिस्टम्स में है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है कि इस देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के मौजूद होते हुए भी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसी देश के किसान करते हैं तो वो भारत के ही किसान होते हैं। ऐसी क्या समस्याएं हैं इन किसानों के सामने? मुख्य समस्या यह है कि हर किसान जितनी लागत या कैपिटल लगाता है अपनी एग्रीकल्चर में, कटाई के वक्त, हार्वेस्टिंग के वक्त, वो रबी या खरीफ के सीजन खत्म होने के बाद उसे उतना पैसा वापस नहीं मिलता है और उसे लाला, जमींदार, पटेल, साहू, ठेकेदार से पैसे लेने पड़ते हैं जो वो कर्ज कभी चुका नहीं पाता और फाइनली फांसी के फंदे पर लटक जाता है। तो इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ कैसे रही हैं? इनकी लेयर्स क्या है? क्या प्रॉब्लम यह है कि किसानों को बीज बोने नहीं आते? क्या प्रॉब्लम यह है कि किसान खेती करते वक्त बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, या पेस्टिसाइड्स या फिर दूसरी अलग तरीके की कीटनाशक दवाइयां या फर्टिलाइजर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर दूसरी और गलतियां करते हैं, या हार्वेस्टिंग करनी उन्हें नहीं आती, कटाई के वक्त बहुत सारा धान उनका वेस्ट हो जाता है, या फिर सब कुछ सही हो जाता है, इसके बावजूद हमारे पास, हमारी देश की सरकार के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, गोडाउन नहीं है, जिससे कि उस गेहूं का सही तरीके से बचाव नहीं किया जाता और बारिश में पड़े पड़े वो गेहूं पूरी तरीके से सड़ जाता है। 1951 में जब देश आजाद हुआ था तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन आज 7 से 8 दशक हो चुके हैं, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। एग्रीकल्चर पर ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे देश की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी जीडीपी में सबसे कम रेशो जो है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। तो फाइनली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा क्या? शायद अब ऐसा देखकर लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भारत सरकार ने और बीआईएस ने फाइनली निकाल लिया है, और वो है एनसीए, नेशनल कोड फॉर एग्रीकल्चर। डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीए क्या है, ये किस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर की समस्याओं को सॉल्व करेगा, किस तरीके से जीडीपी में एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा। इन सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव देपानी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा यहां पर एक एनसीए यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोड को एस्टैब्लिश किया गया है, जो पूरी तरीके से बीआईएस के अंडर आ रहा है। बीआईएस ने बेसिकली ये कहा है कि एग्रीकल्चर से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है भारत में, वो ये है कि एग्रीकल्चर का कोई एसओपी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर नहीं है। यानी कि अगर एग्रीकल्चर को आप किसी चेन या श्रृंखला में इमेजिन करें तो 1 से लेकर 100 तक अलग अलग स्टेप्स होते हैं एग्रीकल्चर में, जिसमें पहले जमीन की प्लफिंग की जाती है, सॉइल देखी जाती है कितनी अच्छी है, इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, बीज बोए जाते हैं, लगातार उसकी सिंचाई की जाती है, उसमें पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, खेती का, किसान का, पूरे खलिहानों का ध्यान रखा जाता है, और जब 5 से 6 महीने सीजन में पूरा का पूरा धान या अलग अलग अनाज उग जाते हैं तो उसकी कटाई की जाती है, उसे गोडाउन में रखा जाता है, फिर उसको सरकारी मंडियों में बेचा जाता है। यह पूरी की पूरी चेन होती है। लेकिन अगर इस पूरी की पूरी चेन में किसी एक जगह पर भी एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो सीजन का जो खेती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। किसान का जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो अलग, वो आत्महत्या करता है वो अलग, इंडिया में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है वो अलग, और उसको सॉल्व करने के लिए सरकार पैसे अलग से डालती है, तो सरकार को जो फाइनेंशियल डेफिसिट होता है वो एक अलग प्रॉब्लम है। इन सारी की सारी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही समाधान दिया है बीआईएस ने और इंडियन गवर्नमेंट ने, वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोड। समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नेशनल एग्रीकल्चर कोड है, जो हमारे एग्रीकल्चर के सिस्टम में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी शॉर्ट कमीज हैं, जितने भी एयर गैप्स हैं, उसको किस तरीके से यहां पर फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, लेट्स बेसिकली अंडरस्टैंड। लेकिन उससे पहले हम लोग यहां पर यह समझते हैं कि बीआईएस जिसने ये एनएसी लॉन्च किया है, बीआईएस का मतलब क्या है। देखिए, बीआईएस जो है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जिसे बीआईएस एक्ट 2016 के तहत यहां पर एस्टैब्लिश किया गया था। और जब भी किसी भी तरीके का डेवलपमेंट किया जाता है तो उसका क्या बेंचमार्क होना चाहिए, उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये बीआईएस बेसिकली तय करने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर आपने आईएसओ सर्टिफिकेट्स का नाम सुना होगा, जिसे हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, या आईईएस जिसे इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। तो इस तरीके के जो स्टैंडर्ड वाले आईएसओ सर्टिफिकेट होते हैं वो बीआईएस के द्वारा दिए जाते हैं। और बीआईएस ने यह कहा है कि अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ करनी है इस देश में, तो इसका मतलब है कि इसी तरीके का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो एग्रीकल्चर में भी आना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से चलता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है,
एजुकेशन इंडस्ट्री अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है, स्टील पावर प्लांट अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं, तो एग्रीकल्चर क्यों एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चल सकता? तो यहां पर बेसिकली नेशनल एग्रीकल्चर कोड में पॉलिसी के नाम पर कहा यह जा रहा है कि देश में एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत है, जिसके तहत एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और एग्रीकल्चर की जो साइकिल है उसको बिना किसी गलती के कंप्लीट किया जाएगा। एग्रीकल्चर साइकिल का मतलब यह है कि अगर आप यहां पर खरीफ की फसल उगा रहे हैं तो जून जुलाई से जो वक्त शुरू होता है अक्टूबर नवंबर की हार्वेस्टिंग तक, इस पूरे साइकिल में किसी भी तरीके की गलती किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। रबी की फसल अगर आप उगा रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक के पूरे साइकिल में किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। इस एनएसी में बेसिकली फार्मर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑफिशियल्स जो हैं यहां पर इंक्लूड रहेंगे, यानी जितने भी लोग होते हैं खेती के लिए, यानी कि किसानों को सिखाया जाएगा ग्रास रूट लेवल पर प्रैक्टिकल के द्वारा कि आपको खेती किस तरीके से करनी चाहिए, आपको क्या गलतियां इग्नोर करनी चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में जो अप्लाइड एग्रीकल्चर होता है, अप्लाइड एग्रीकल्चर यानी प्रैक्टिकल लेवल पे जब आप एग्रीकल्चर सिखाते हो, उसको यहां पर इंक्लूड किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाला 18 साल का एक बच्चा भी यह समझ सके कि एग्रीकल्चर में क्या ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि देश का एग्रीकल्चर किसी भी तरीके से फेल ना हो। इसी के आगे इसको और आगे लेकर समझते हैं कि ये जो एनएसी है इसकी जरूरत हमें क्यों है। देखिए, जरूरत हमें इसीलिए है क्योंकि 70-80 साल हो चुके हैं लेकिन एग्रीकल्चर पूरी तरीके से फेल रहा है इस देश में। सबसे ज्यादा लोग खेती करते हैं, दुनिया की कोई भी ऐसी मिट्टी नहीं है जिस पर खेती की जा सके और वो भारत में पाई न जाती हो, चाहे वो आपकी अलूवियल सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, लेटेराइट सॉइल हो, येलो सॉइल हो, रेड सॉइल हो, सैंडी सॉइल हो, फॉरेस्ट सॉइल हो, हिली सॉइल हो, सब कुछ हमारे देश में है। मॉनसूनल क्लाइमेट तक हमारे देश में है। 12 महीने में से 9 महीने देश के अलग अलग हिस्सों में आपको कंटिन्यूसली बारिश देखने को मिलती है। इस दुनिया में जितनी नदियां नहीं हैं उससे ज्यादा नदियां हमें सिर्फ और सिर्फ भारत में देखने को मिलती है। हमारे पास ह्यूमिडिटी भी अच्छी है, टेम्परेचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी हम लोग फेल हो रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट की कमी है। इस मैनेजमेंट की कमी को पूरा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहां पर हमें एनएसी की जरूरत है और इसी के तहत हम एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करेंगे और एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसको लेकर आएंगे। अब यह समझते हैं कि एनएसी को जब इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इसमें बेसिकली क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एग्रीकल्चर मशीनरीज को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जो ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहे हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं। एग्रीकल्चर मशीनरीज को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जो प्रोसेस है, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन है, वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल, प्लफिंग किस तरीके से करती है, कल्टीवेटर, रोटेटर, ट्रेलर, बैलर, सीड ड्रिलिंग, स्प्रेयर, पावर ट्रिलर, हार्वेस्टर, ये सारी की सारी चीजों का इस्तेमाल कब, कैसे, क्यों और कितना करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हमारे एनएसी के अंडर आएंगी ही आएंगी। अब यहां पर अगर हम लोग एनएसी की इमर्जिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर यह समझना पड़ेगा कि जो इमर्जिंग एरियाज हैं एग्रीकल्चर के, वो सारे के सारे इसमें कवर होंगे। किस किस तरीके की नई नई खेती की जा सकती है, नई फसलें उगाई जा सकती हैं। एक्सोटिक फ्रूट्स जो होते हैं उनको बेसिकली हम लोग इसके अंडर लेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। सिक्किम इकलौता राज्य है इस वक्त देश का जहां 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है, लेकिन इस दायरे को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। आईओटी का इस्तेमाल किया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह 2002 में हम लोगों ने एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था और येलो रिवॉल्यूशन लेकर आए थे दालों की खेती के लिए, पल्सेस के लिए, उसी तरीके की चीजों को यहां पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी यहां पर। अब इसके अलावा जो जितने भी आपको मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो सारे के सारे हम लोग एग्रीकल्चर में लाएंगे, लेकिन जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको भी हम लोग यहां पर बचाकर रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहां पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम लोगों को सबसे पहले यहां पर फील्ड मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि जो खेती जिस जमीन पर की जा रही है वो सही है कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इरिगेशन कहीं कम तो नहीं हो रहा या फिर कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा। इसे हम लोग वाटर स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। जो फसलें आप उगा रहे हैं उसमें किस तरीके के कीड़े लग जाते हैं, किस तरीके की बीमारियां लग सकती है, इसकी टेक्निकल डिटेलिंग दी जाएगी। किसानों को कैसे इसको सॉल्व करना है उसके बारे में बताया जाएगा। यहां पर बीज को कितनी दूर हमें यहां पर बोना होता है, यानी कि स्प्रेडिंग की बात की जाएगी। क्रॉप यील्ड एनालिसिस किया जाएगा कि आपका कितना क्रॉप उगना चाहिए था, कितना नहीं होगा, और जो उगा है उसकी सेहत अच्छी है या नहीं। पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जो सॉइल आपका एग्रीकल्चर सिस्टम जो आपका देखा जाएगा उसका स्मार्ट डेटा एनालिसिस किया जाएगा। और हम लोग यहां पर यह भी देखेंगे
कि जो आपकी मिट्टी है जिस पर आप खेती कर रहे हैं, क्या वो मिट्टी हेल्दी है या नहीं। अगर उसमें न्यूट्रिशन की कमी है तो पहले उसको न्यूट्रिशन से भरपूर भरा जाएगा, उसके बाद उसमें खेती की जाएगी। जैसे आप सॉइल हेल्थ कार्ड से भी इस स्कीम को कनेक्ट करके देख सकते हैं। लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड में दिक्कत यह है कि सिर्फ मिट्टी की बात की जाती है। एनएसी में, नेशनल एग्रीकल्चर कोड में, हम सारी की सारी चीजों को यहां पर कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बड़े सिंपल हैं यहां पर, कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसमें बेसिकली क्वालिटी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहां पर बेसिकली बढ़ा सकें, और देश में जहां पर भी एग्रीकल्चर होती है, चाहे जिस भी फसल की हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, किसी भी मिट्टी में, किसी भी बारिश में, किसी भी मौसम में, किसी भी बीज बोने में, कैसी भी एग्रीकल्चर क्यों ना हो, एक एसओपी होना इसका यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बार सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि बहुत कम स्कीम्स में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि सरकार यहां पर एक डेडलाइन तय करती है, और इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए जो डेडलाइन है वो अक्टूबर 2025 जो है वो पूरी तरीके से यहां पर डिसाइड कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि यहां पर सिर्फ किसानों को ही ज्ञान नहीं दिया जाएगा कि कैसे खेती सुधारनी है, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी इसमें इंक्लूडेड होंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इंक्लूडेड होंगी, अलग अलग इसमें स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ सेमिनार्स किए जाएंगे। यानी 0 से लेके 100 तक हमको ये देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर को हम लोग यहां पर बेसिकली पूरी तरीके से सक्सेसफुल बना रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इसमें फिर से ग्रास रूट लेवल मैनेजमेंट आता है, कि आप इंप्लीमेंट उसको कैसे करते हो, जिसमें ट्रेनिंग और जो सपोर्ट स्टाफ है या फिर फार्मर्स हैं, इनका सबसे बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि इससे पहले जब भी हम लोग किसानों को खुश करने की बात करते थे, हम लोग खेती बाड़ी को अच्छी करने की बात करते थे, वो 10 बाय 10 के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बात करते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। यहां पर जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो खेत में जाकर एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे किसानों को। जहां पर फसल उगती है उसी जगह पर जाकर गलतियां निकाली जाएंगी, और उसी जगह पर उसी वक्त आपकी जो गलतियां हैं वो सुधारी जाएंगी। यानी फार्मर्स को यहां पर ट्रेन किया जाएगा, ये यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और यूनिवर्सिटीज तो इन्वॉल्व होंगी ही, इसके बारे में हम लोग यहां पर पहले ही बात कर चुके हैं। अब ये जो बेसिकली बीआईएस है उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा यहां पर समझना और ज्यादा जरूरी है। 2016 के बीआईएस एक्ट से इंप्लीमेंट हुआ, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन एसएडीएफ एक और चीज है जिसे हमें यहां पर समझना पड़ेगा, कि बीआईएस जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स, यानी एसएडीएफ यहां पर बेसिकली एस्टैब्लिश कर रही है। ये एसएडीएफ ऐसे फार्म्स होंगे जहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या साइंटिस्ट जो हैं अपने हिसाब से खेती करेंगे, और जब वो खेती सक्सेसफुल होती दिखेगी तो वहां पर उन फार्म्स पर किसानों को बुलाया जाएगा, और वो साइंटिस्ट खुद के छोटे छोटे फार्म्स में ये बताएंगे किसानों को कि खेती किस तरीके से करनी चाहिए। और अगर आप हमारी गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करते हैं तो जैसा अच्छा रिजल्ट आपको इस एसएडीएफ के फार्म्स में देखने को मिल रहा है, वैसा अच्छा रिजल्ट आपको अपने खेतों में भी देखने को मिलेगा। कंक्लूजन में एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसे हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जरूरत है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बचाने की, लेकिन वक्त के साथ जब हर चीज बदलती है तो एग्रीकल्चर को भी बदलना पड़ेगा, यानी कि मॉडर्न होना पड़ेगा। जिस तरीके से समय के साथ हमने अपनी सोसाइटी को बदला है, लेकिन हम अपने रूट्स कभी नहीं भूले, उस तरीके से एग्रीकल्चर में भी समय के साथ मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। लेकिन जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसे हम यहां पर खत्म नहीं करेंगे। अगर इस तरीके की इनिशिएटिव सरकार नहीं लेकर आती है एनएएस जैसे, और तो जो हमने सपना देखा है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा जो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के लेवल का हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सर्विस सेक्टर में जितना रोजगार मिलता है उतना ही रोजगार प्राइमरी सेक्टर में भी मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब किसानों को अपनी सड़ती हुई फसलों को देखकर शहरों की तरफ माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। हर युवा को गांव में ही किसानी के थ्रू यहां पर रोजगार मिलेगा। अगर ये सारे के सारे गोल हमें पूरे करने हैं तो इस एसओपी की, इस मैनेजमेंट की, इस एनएएस की, इस बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन की हमें सख्त से सख्त ज्यादा जरूरत है। अब देखने वाली बात यह है कि अक्टूबर 2025 में यह लागू होता है या नहीं, और अगर यह होता है तो कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। आपकी इसमें क्या राय है सरकार के इस नए इनिशिएटिव पर? क्या यह वक्त पर लागू होगा, और लागू होगा तो कितना सक्सेसफुल होगा? और इसके अलावा सरकार को और कौन सी ऐसी चीजें हैं एग्रीकल्चर को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके के अगर इंपॉर्टेंट और डिटेल टॉपिक्स को अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं
जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकती हैं। सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।